गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा अगला लेसन है बात सीधी थी पर, इस कविता का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो इसकी हम लोग इस लेसन की हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। आइए देखते हैं हम। पाठ का नाम है बात सीधी थी पर, इसके रचयिता का नाम है कुंवर नारायण। आपको याद होगा कि इनकी ही हम लोगों ने एक कविता अध्ययन किया था, जिस कविता का नाम है कविता के बहाने। तो उन्हीं का ही अगली या दूसरी कविता है जिसका नाम है बात सीधी थी पर। तो आइए हम इस कविता का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बात सीधी थी पर, ध्यान दीजिएगा कविता का नाम क्या है, बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता हिंदी के विद्वान कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता के कवि का नाम क्या है, रचयिता का क्या नाम है, कुंवर नारायण। कविता का क्या नाम है, बात सीधी थी। दो महत्वपूर्ण बात है, आप रचयिता का नाम याद रखिए और कविता का नाम याद रखिए। और यह कविता जो है, उपरोक्त कविता इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, यह जो कविता है कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कोई दूसरा नहीं, उनकी कुंवर नारायण जी द्वारा रचित काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, उसमें यह कविता है बात सीधी थी पर। तो उस काव्य से, कोई दूसरा नहीं काव्य से ये कविता ली गई है, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित या आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आप इस कविता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कविता का क्या नाम है, बात सीधी थी पर। कहने का मतलब क्या है, कोई कवि कहते कोई एक सहज सी बात थी पर मतलब किंतु कुछ हुआ, उसके आगे क्या हुआ ये हम कविता के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस कविता में प्रसंग क्या है, आइए हम प्रसंग देखते हैं। उक्त माने जो उपयुक्त, ऊपर जो जिस कविता का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, कविता के बात सीधी थी पर। उक्त कविता में कवि ने, ध्यान दीजिएगा, कथ्य का मतलब होता है हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे हृदय में जो दिल के उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं, हृदय की जो भावनाएं हैं, मतलब हम किसके विषय में क्या भावना रखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके विषय यानी बात, साधारण शब्द में आपको ये बात जो हम किसके विषय में कहना चाह रहे हैं। तो कथ्य और माध्यम, माध्यम माने जब हम कहने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, माध्यम का, चाहे हम बोल के कहें, चाहे लिख के करें, चाहे हम इशारे में समझाएं, तो जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, किसी बात को कहने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो माध्यम में द्वंद्व मतलब कि आपस में उतार चढ़ाव, झगड़ा, जैसा कि हम किसको प्रमुखता दे रहे हैं, बात को प्रमुखता दे रहे हैं कि हम भाषा को प्रमुखता दे रहे हैं, माध्यम को प्रमुखता दे रहे हैं या हम वो जो बात है उस बात को प्रमुखता, इन दोनों द्वंद्वों को इस कविता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बात महत्वपूर्ण होती है या उसका जो कहने का माध्यम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये मतलब। तो द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कवि ने बताया कि हमें भाषा को कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन करना चाहिए, ना कि भाषा के अनुरूप कथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, कथ्य के अनुरूप, भाषा के अनुरूप, कथ्य के अनुरूप मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उसके अनुरूप हमें सही भाषा का चयन करना चाहिए। ये हमारा भाषा पर अधिकार होता है, ना कि हम भाषा के अनुरूप कथ्य को तोड़ मरोड़ करके रख दें। तो यह जो है हमारा प्रसंग होगा। जब हम आगे कविता पढ़ेंगे तो हमारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। काव्यगत सौंदर्य का हम लोग जिक्र जो है आगे कर, आइए देखते हैं। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि हमें बताते हैं कि एक बहुत ही सरल बात थी, बहुत ही सहज बात थी, सहज माने एक सरल शब्दों में कहने वाली बात थी, उसको कवि ने क्या किया कि भाषा के पांडित्य, भाषा के सौष्ठव के चक्कर में, भाषा की सुंदरता के चक्कर में पढ़ करके कवि ने उसके लिए एक अलग तरह की भाषा का, अलग तरह मतलब क्लिष्ट भाषा
भाषा का चयन करने का, भाषा पे अपना अधिकार दिखाने के संदर्भ में कवि ने एक सरल सी बात को एक दूसरे माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, शब्द जाल में उलझा करके रख दिया। क्या हुआ? बात सीधी थी पर एक बार की बात है, बहुत ही सहज सी बात थी, सहज सी बात थी, सहज शब्दों में कहनी थी। हमारे कहने का अभिप्राय क्या है, अगले तक सरल शब्दों में पहुंच जाए, ये हमारे कहने का अभिप्राय होना चाहिए। कवि ने कहा कि, कवि बताते हैं हमें कि एक बार क्या हुआ कि बहुत सरल बात थी, उसको सरल शब्दों में दूसरे तक पहुंचानी थी, संपादित करनी थी, दूसरे तक वहां तक पहुंच जाए। लेकिन क्या हुआ, भाषा के चक्कर में, भाषा के सौष्ठव के चक्कर में, भाषा की सुंदरता, अलंकारिकता के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में भाषा की सहजता वो समाप्त हो गई और भाषा में सहजता के स्थान पर क्लिष्टता ने अपना स्थान ले लिया। सरल बात को सरल रूप में ना कह के कोई और माध्यम कवि ने चयन कर लिया। अभी क्या हो गई, उसके चक्कर में पड़ करके भाषा थोड़ी टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी का अर्थ मतलब जो कथ्य का अर्थ था वो धीरे धीरे कथ्य का अर्थ जो है विलुप्त होने लगा और भाषा में मात्र अलंकारिक रूप जो है वो केवल द्रष्टव्य होने लगा। जो मतलब था कथ्य का, वो कथ्य का मतलब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पुनः कवि को इस बात का रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरा काम क्या है, अपनी बात को सरल सहज शब्दों में लोगों तक प्रस्तुत करना, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य लेखन हो, चाहे मेरे हृदय की अनुभूतियां हो, कोई भी बात हो, मेरा कर्तव्य क्या है, उस बात को सही तरह से सही रूप में लोगों तक प्रस्तुत करना। लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ करके उसका अर्थ सौंदर्य यानी अर्थ गौरव जो था वो समाप्त हो गया। अब कवि को इस बात का आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि अब तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सरल बात को सरल शब्दों में कहनी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ करके, भाषा के चक्कर यानी उसके साहित्यिकता के चक्कर में पड़ करके, उसके अलंकारिकता के चक्कर में पड़ के, सौष्ठव के चक्कर में पड़ करके कथ्य का सौंदर्य जो है वो समाप्त हो गया। तो जब कवि को इस बात का आभास होता है तो कवि क्या करते हैं कि अब उस चक्कर से, गोल चक्कर, भाषा के चक्कर से निकलने का प्रयास करते हैं। और इसके चक्कर में क्या होता है कि उस स्थान, उस शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द, दूसरे शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग करने लगे, मतलब हेरा फेरी जो है वो करने लगते हैं। शब्द को क्या किया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, क्या करने के लिए कि कथ्य का सही अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा, पेचीदा माने जटिल, जो आसान सी बात थी वो भाषा के चक्कर में घूम करके क्या सरल बात जो है और ज्यादा क्लिष्ट हो गई। एक तो सरल बात क्लिष्ट हो गई, सहजता उसकी समाप्त हो गई, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सौंदर्य था वो सौंदर्य, कथ्य का जो सौंदर्य था, मतलब कथ्य का सौंदर्य था लोगों के सम्मुख या लोगों के दिल तक उस बात को उसी रूप में पहुंचना। तो एक तो शब्द भी क्लिष्ट हो गए और दूसरी बात जो कहने का कवि का अभिप्राय था वह भी लोगों तक सही रूप में नहीं पहुंच पाया। तो इस प्रकार कवि जो थे वो बहुत ही दुखित हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें जो है, जो भी बात कहनी है उसके लिए हमें उस कथ्य को कहने के लिए सही भाषा का चयन करना आना चाहिए। अलंकारिकता का प्रयोग गुनाह नहीं है, भाषा का सौष्ठव का प्रयोग करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द को किस स्थान पे प्रयुक्त करना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं और उस बात को कहने के लिए किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है। अगर आपका भाषा पे अधिकार है तो आप कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन करेंगे, ना कि भाषा के अनुरूप कथ्य को तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे। तो इस प्रकार कवि के कहने का अभिप्राय था। तो आप इसमें बोलेंगे कवि जो है भाव सौंदर्य में आपका हो जाएगा कि भाव पक्ष में कथ्य यानी जो कथ्य यानी जो कहने का मतलब है, भाव जो है कवि जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो भाव जो है उसके हेतु हमें सहज भाषा, सहज और सरल भाषा का चुनाव करना चाहिए। सरल भाषा जो होती है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। दूसरी बात, अच्छी बात का अर्थ क्या है? अच्छी बात मतलब बात का बन जाना, बात बन गई। लोग मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अरे मेरी बात बन गई। बात बनना मतलब कि जो हम कहना चाह रहे थे अगले तक ठीक ठीक उसी रूप में
प्रस्तुत हो गई और अगले ने उसी रूप में उसको अर्थ को ग्राह्य किया, उसको उसी रूप में समझा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है कि सही बात का सही स्थान पर जुड़ना। जिस कथ्य का आप बात कर रहे हैं, जिस बात की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है आपने शब्द का जो चयन किया वो भी सही था और उसका सही स्थान पे जुड़ाव हो गया, तो आपकी बात जो है बन जाएगी। तो ये जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण, कला पक्ष में आप क्या लिखेंगे? ये भाव पक्ष में हो गया कि कवि ने एक बहुत ही सरल बात थी, सरल बात को कहने के लिए उसने प्रारंभ किया, लेकिन भाषा के चक्कर में, भाषा के सौष्ठव के चक्कर में, भाषा के अलंकार के चक्कर में उसकी कथ्य की जो सहजता थी वो समाप्त हो गई और जो है कवि जो है भाषा के चक्कर में उलझ करके रह गए। कथ्य का सौंदर्य भी समाप्त हुआ और जो भाषा देखने में क्लिष्ट भी लगने लगी। तो ये आपका कविता का व्याख्या हो जाएगी। भाव सौंदर्य आप लिख लेंगे, कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन करना चाहिए। कला पक्ष में आप लिख लेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उर्दू शब्दों का समावेश किया गया है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यह जो कविता लिखी गई बात सीधी थी पर, और जो ये विषय चयन किया गया है, ये दोनों में ये मत सोचिएगा कि यह कवि अपने बात सीधी थी कविता के विषय में बता रहे हैं कि वो बहुत सीधी बात, यह कविता बहुत सीधी थी और इसको मैंने तोड़ने मड़ोड़ने के चक्कर, ऐसा कदापि नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कवि ने इस बात सीधी थी कविता के विषय में नहीं बताते, ये उन अपनी अन्य कविताओं के विषय में, या समाज में आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कविताओं का चयन, कविता लिखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उनको उसके अनुरूप भाषा का चयन जो करने का ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो उस संदर्भ में बात कवि करते हैं, ना कि बात सीधी थी कविता पे। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सहज सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और दूसरी तरफ इसमें सरल सहज भाषा का प्रयोग किया ही नहीं गया, यानी इसी कविता। तो ऐसी बात नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगली बात हम देखते हैं, अगली कविता क्या है, अगली पंक्ति क्या है? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मतलब बात प्रारंभ की, भाषा के उलझाव में चक्कर में फंस करके रह गई। अभी क्या हुआ फिर? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा के चक्कर में पड़कर कथ्य का सौंदर्य समाप्त हो गया। अभी इसमें इस पंक्ति में कवि ने क्या, कवि हमें बताते हैं कि बात को धैर्य से समझे बिना, अगर आप जो रस्सी एक साथ एक में उलझ जाए और उसको ध्यान से देख के गांठ सुलझाने की बजाय आप लगे किसी दिशा में इसको खींचने, तो क्या होगा? वो और ज्यादा गांठ जो है पड़ जाएगी। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैंने पूरी बात को धैर्य से समझा नहीं। तो कोई भी आप काम करिए तो उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का जो है हल मिल जाता है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य से काम नहीं लेंगे तो छोटी सी बात, सरल बात थी, लेकिन वो उलझ करके बहुत ही व्यापक रूप, क्लिष्ट रूप जो है धारण कर लिया। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैंने क्या किया, बात को ध्यान से समझे, उसको धैर्यपूर्वक समझा नहीं, उस उलझाव को मैंने ध्यान से समझा नहीं और मैं उसको अलग अलग दिशा में उसको कसता चला गया। जो बात इसमें, इस कविता में बात का मानवीकरण किया गया। कवि क्या कहते हैं? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैंने बात की जो सहजता थी, सहजता भाषा के चक्कर में पड़ करके उसका अर्थ सौंदर्य समाप्त हो गया। तो क्या गलती हुई? कवि कहते हैं ये मैंने जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या गलती हुई और मैंने धैर्य नहीं रखा कि थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रख के सोचने का विचार विमर्श करें कि क्या गलती हो गई, जो गलती हो गई उस गलती को सुधार करें। तो कवि ने कहा कि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था, मैं इतना उतावला हो रहा था उसको सुलझाने के लिए। इसीलिए जब आप देखते हो जब एग्जाम देने जाते हैं या कोई प्रेशर आपके ऊपर रहता है तो अक्सर गलतियां होती हैं।
जब आप कोई चीज़ का प्रेशर ले लेते हैं तो अपने आप गलती पे गलती आप करते जाते हैं। तो उसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि सारी बात को मैंने मुश्किल से उसको ध्यान से समझा नहीं, धैर्यपूर्वक समझा नहीं, और धैर्यपूर्वक समझा नहीं, और जो कील थी, कील जो थी पेंच पे थी, आसानी से पेंच पे उसको कसा जा सकता था और पेंच पे उसको खोला जा सकता, मतलब बात को सहजता पूर्वक लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी भी बात बिगड़ी नहीं थी, अभी भी अगर मैंने धैर्य का परिचय दिया होता तो भले ही इतनी बात बिगड़ चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से बात बिगड़ी नहीं थी, अभी भी बात हमारे हाथ में थी, अभी भी मैं चाहता तो उसको बात को बना सकता था, लेकिन मैंने अपने धैर्य का परिचय नहीं दिया और उसको सही दिशा में ना कस करके, बात को सही दिशा में ना कस करके, मतलब बात की गंभीरता को ना समझ करके और उसको बेतरह, जिस प्रकार कील होती है, कील को हम सही दिशा में ना कस के उल्टी दिशा में कसेंगे तो उसका क्या है, चूड़ी जो होती है मिस हो जाती है, चूड़ी उसकी मर जाती है। तो उसी प्रकार कवि उस सरल बात को, उस सरलता, कथ्य की सरलता को ना समझ करके और उसी उलझाव में उलझ करके रह जाते हैं और गलत दिशा में अलग प्रकार की और ज्यादा उसमें अलंकारिकता का समावेश करने लगते हैं और अलग अलग प्रकार की भाषा का, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने, अलग प्रकार के दूसरे दूसरे तरह के शब्दों का चयन करने लगते हैं कि कैसे इस शब्द जाल से निकला जाए। लेकिन कवि ने कहा अगर काश मैंने थोड़ी देर धैर्य पूर्वक समझा होता, समस्या को समझने का प्रयास किया होता, तो मुझे समझ में आता कि यहाँ पे अत्यधिक अलंकारिकता की आवश्यकता नहीं, सरल बात है, सरल शब्दों में स्पष्ट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी और बात का अर्थ की गंभीरता पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया और इसके चक्कर में क्या हुआ, भाषा के चक्कर में पड़ करके उसको बेतरह अतिरिक्त मेहनत, कवि ने अतिरिक्त मेहनत लगाया और कसता चला गया, बेतरह कसता, बेतरह मतलब अलग दिशा, दूसरी दिशा में बेतरह कसता चला गया और इससे बात की चूड़ी मर गई। अर्थात कवि ने जो है भाषा कथ्य की सहजता को ना समझ करके, धैर्य का परिचय ना दे करके उसको दूसरी दिशा की ओर ले गए और भाषा के चक्कर में पड़ करके उस बात का जो अर्थ था वो समाप्त हो गया। यानी आपको किसी भी समस्या का अगर समाधान चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, धैर्य का परिचय देना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसी दुनिया की कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें धैर्यशाली होने का संदेश दिया है कि हमें जहां तक हो सके धैर्य का परिचय देना चाहिए। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि भाव पक्ष में वही बात कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं और भाषा आपकी क्या कह रही है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए और किसी भी बात में बहुत ज्यादा आवेशित होने की आवश्यकता नहीं, धैर्यपूर्वक उसको सुलझाने का प्रयास करें। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, जब धैर्यपूर्वक सुलझाएंगे तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। कला पक्ष में आप लिखें उर्दू, जैसे यहाँ पे दिया बेतरह, यहाँ पे आपका दिया हुआ है तमाशबीनो, शाबाशी, वाह वाह। हाँ देखिए ये वाली लाइन, बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनो। तमाशबीन मतलब जो तमाशा देखने वाले। कवि जब गलत भाषा का चयन कर रहा था, गलत मतलब क्लिष्ट भाषा का चयन कर रहा था, तो उसमें जो देखने वाले थे, वो सुनने वाले जो थे बहुत शाबाशी दे रहे थे, बहुत जो है प्रशंसा कर, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी कविता, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि क्या दूर देखने पे दूर से तो बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसका अर्थ सौंदर्य समाप्त था। तो जो देखने वाले थे वो चने की झाड़ पर चढ़ाए जा रहे थे। तो कवि को केवल उन लोगों की वाह वाह जो है वो सुनाई दे रही थी। तो ये इस प्रशंसा में वो भाव विभोर होकर के और उल्टी दिशा में उसको कसता चला जा रहा था। तो मतलब ध्यान दीजिए कि आपकी अगर कोई प्रशंसा आपके मुंह पे कर रहा है तो सोचिए कि कहीं आपको वो चने की झाड़ पे चढ़ा तो नहीं रहा। इतना तो स्वविवेक अपने पास रखिए, आप में क्या खामी है, क्या अच्छाई है, आप भली भांति परिचित हैं। अगर कोई आपको चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है, आपको झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो आप उसमें भाव विभोर मत होइए। ये समझने का प्रयास करिए कि क्या वो जो आपकी तारीफ हो रही है क्या वो सही है। तो इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि जब मैं बेतरह उसको कस रहा था तो लोग मुझे वाह वाह कर रहे थे और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, और इसके चक्कर में मैं उसको और तेजी से के साथ और स्पीड के साथ उसको कसता चला जा रहा था।
और आखिरकार फाइनली वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब एक भाषा के चक्कर में उलझ करके रह गए, तभी कवि को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसका अर्थ सौंदर्य समाप्त हो जाए। तो अंततः वही हुआ, उस उलझाव को मैं सुलझा नहीं पाया और अर्थ सौंदर्य समाप्त हो गया। बात की चूड़ी मर गई, यानी बात जो थी पूरी तरह से प्रभावहीन हो गई, बात का सौंदर्य जो है वो समाप्त हो गया और वो बात जो थी भाषा में बेकार घूमने लगी। केवल दूर ऊपर से देखने में तो भाषा बड़ी सुंदर, भाषा को जो चयन देखने पे लग रहा था, देखने पे लग रहा था बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें अर्थ गंभीरता का अभाव था, उसमें अर्थ सौंदर्य का अभाव था। कहने का अर्थ यह है कवि जो कहना चाह रहे थे उस वह अर्थ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, बस देखने में शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर लग रहा था। आगे देखिए, जोर जबरदस्ती, ये इसमें साफ साफ सुनाई देना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बात की चूड़ी मरना, इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का, जैसे मुश्किल यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया, बेतरह, मुश्किल, कर, तब, तमाशबीन आदि, मतलब पूरी कविता जो है उर्दू शब्दावली से भरी पड़ी है। अंतिम पैराग्राफ देखिए, हार कर मैंने उसे कील तरह उसी जगह ठोक दिया। फाइनली कवि पूरी तरह से बात के आगे घुटने टेक दिए। कवि को समझ में नहीं आया, कथ्य की सौंदर्य समाप्त होने के बाद कवि पूरी तरह से थक गया, पसीना पोंछते पोंछते थक गया और उसने क्या किया, अपना हथियार डाल दिया और उसने उसको कील की भांति वहीं पे ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न तो ताकत। कील की भांति ठोक देना का अभिप्राय क्या है, बात को उसी रूप में वहीं कवि ने छोड़ दिया। ऊपर से तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, अलंकारिकता का समावेश था, क्लिष्ट भाषा का चयन था, तो ये सब देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह कितने अच्छे शब्दों का चयन किया है। लेकिन कितने अच्छे शब्दों के साथ साथ कथ्य का सही अर्थ भी निकलना चाहिए, इस बात को कवि हमें बताने का प्रयास करें। केवल शब्दों की भरमार मात्र से अर्थ सौंदर्य जो है स्पष्ट नहीं होता। ये नहीं है कि भारी भरकम आप शब्दों का चयन कर लीजिए और उससे आप समझिए कि अर्थ जो है, अर्थ की गंभीरता स्पष्ट होगी, कदापि नहीं। अर्थ की गंभीरता के लिए आपको सही शब्द है तो सही शब्दों का चयन आना आवश्यक है। तो कवि क्या करते हैं, उसको कील की भांति उसी स्थान पे छोड़ देते हैं। देखने पे ऊपर से तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर से उसमें ना तो किसी प्रकार का दम रहता है, ना ताकत होती है, ना तो किसी प्रकार की शक्ति होती है। बात में बहुत बड़ी ताकत होती है। बात ऐसी होती है कि एक कहावत है कि बात ही जो होता है वो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों पे चढ़ा देती है। यही बात जो पान खिलाता है, मतलब आपको हर वैभव दिलाता है, और यही बात जो आपको पनही यानी जूता, यही बात आपको जो है वो नीचे गिरा सकता है। तो पतन और उत्थान का जो श्रेय है वो बात पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए बात का महत्व जो है बहुत ही अत्यधिक है। तो ना तो उसमें किसी प्रकार का कसाव था, ना तो ताकत। बात बेकार जो भाषा में ही केवल गोल गोल घूम करके रह गई थी और देखने से तो सुंदर लग रही थी, लेकिन जो अर्थ गौरव था, अर्थ का सौंदर्य था, वो समाप्त हो चुका था। बात ने एक शरारती बच्चे की भांति जो मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि ने बात का मानवीकरण करते हुए कवि बताते हैं कि बात जो थी, जो बार बार मुझे पसीना पोंछते देख करके, मेरा बार बार एक्सपेरिमेंट, बार बार प्रयोग देख करके, शब्दों को इधर उधर करना, नए शब्दों का चयन करना, पुराने शब्दों को हटाना, इस प्रकार अतिरिक्त मेहनत को देख करके बात ने मुझसे प्रश्न किया। एक शरारती बच्चे, जैसे नटखट बच्चे होते हैं वो, तो उसी नटखट बच्चे की भांति प्रश्न किया, क्या तुमको सीधी बात सीधे ढंग से कहने नहीं आती है? सुविधा पूर्वक सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने सही बात को सही ढंग से कहने का हुनर तुमने नहीं सीखा? इसमें तुमको अतिरिक्त मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब आप सरल बात को सही रूप में कहेंगे तो आपको अतिरिक्त मेहनत करने की कहीं भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात ने शरारती बच्चे की भांति कवि से प्रश्न किया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना माने प्रयोग करना, क्या तुमने सही बात को सहूलियत के साथ बरतना नहीं सीखा? तो इसमें क्या है, यह प्रश्नालंकार है, उसके साथ
कविता में कवि बताते हैं कि अगर आपको कथ्य के अनुरूप सही भाषा का चयन करना नहीं आता तो मतलब यह आपकी क्या है, असफलता है। आपको कथ्य के अनुरूप सही भाषा का चयन करना आना चाहिए। अगर कथ्य के अनुरूप आपने भाषा का चयन नहीं किया तो अर्थ गंभीरता समाप्त हो जाएगी। हमारा उद्देश्य कथ्य का सही रूप में सही लोगों तक पहुंचाना है, ना कि हमें अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना है, ना कि हमें अपने जो है भाषा पे अधिकार का प्रदर्शन करना, ऐसा कदापि नहीं। हमारा अर्थ क्या है, हमारा काम क्या है, हम सही कविता को या सही बात को सही रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें आप भाव सौंदर्य में आप लिख देंगे ये तीनों महत्वपूर्ण बातें कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरे में बताया ना कि पसीना पोंछते हुए कवि को देखते हुए शरारती बच्चे ने कहा। तो जब आप सरल बात, किसी भी बात को सरल रूप से स्पष्ट करेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत की, अतिरिक्त दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात सहज रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी और लोग उस बात का वही अर्थ समझेंगे जो आप समझाना चाह रहे हैं। अन्यथा भाषा के चक्कर में गोल गोल घूम करके रह जाएगी और उसका जो अर्थ सौंदर्य है, वो कहने का अभिप्राय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यह इस प्रकार यह भाव पक्ष हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सरल सहज भाषा के साथ अर्थ की गंभीरता का स्पष्टीकरण किया है। कवि ने बताया कि हमारे लिए अर्थ की गंभीरता महत्वपूर्ण है, भाषा का चयन भी अति महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा का सही चयन न करने के कारण ही अर्थ सौंदर्य समाप्त हो रहा है। कवि के कहने का कदापि अर्थ यह नहीं कि शब्द का चयन, कोई भी शब्द ले लो बस अर्थ की गंभीरता होनी चाहिए, कदापि नहीं। अर्थ की गंभीरता तभी स्पष्ट होगी जब अर्थ के अनुरूप आप सही भाषा का चयन करने का हुनर आपके पास हो। तो ये महत्वपूर्ण बात। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, बात की चूड़ी मर जाना, यह इस प्रकार मुहावरे का प्रयोग किया है। तो यह इस कविता में एक सरल सी बात को, सीधी बात को सीधे रूप में कवि ने कहने पर बल दिया है। कवि के कहने का अभिप्राय है जो जैसी बात हो उसके उसी अनुरूप आप भाषा का चयन करें। इससे आपको अतिरिक्त किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके बात का जो अर्थ यानी कथ्य का जो अर्थ है वो भी स्पष्ट होगा। तो कथ्य और भाषा का सामंजस्य मतलब जो कहना चाह रहे हैं उसके भी अनुरूप आप भाषा का चयन करिए। तो यह इस प्रकार बात सीधी थी पर नामक कविता की व्याख्या थी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार आपका काव्यखंड जहाँ तक था, जितना आपके सिलेबस में था वहाँ तक हमने रिवीजन करा दिया है। इसके साथ आप महादेवी वर्मा वाला पाठ और बाजार दर्शन वाला पाठ और जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा वेडिंग नामक पाठ है उसको आप तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।